नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ओम ढाल आपका विज्ञान गुरु पीक इंस्टीट्यूट के हिंदी माध्यम के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और खूब व्यस्त हो। अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखें। यद्यपि परीक्षा आपकी अभी लगभग 8-9 महीने दूर है, पर एक ओलंपिक के खिलाड़ी से प्रेरणा लीजिए। 4 साल बाद ओलंपिक का मैच है और वो अभी से उसी लगन, उसी शिद्दत के साथ लगा हुआ है तैयारी करने में। ऐसे गोल्ड मेडल नहीं आते। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हमने धातु और अधातु का पाठ शुरू कर रखा है और जिसके लगभग 4 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। धातुओं का पाठ परिचय, अधातुओं का पाठ परिचय, उनके अपवाद, उनके रासायनिक गुणधर्म आदि जैसे विषय हमारे पूरे हो चुके हैं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, जिसका नाम है धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं को साफ कैसे किया जाता है, कहाँ से प्राप्त होती हैं। मुझे याद पड़ता है सन 2000 तक की जो विज्ञान थी ना, उसके अंदर परिष्करण निष्कर्षण का एक बड़ा पाठ हुआ करता था कक्षा 10 में। कारण ये माना जाता था कि बहुत सारे बच्चे आगे जाके ITI या डिप्लोमा करेंगे तो खनन विभाग के अंदर अच्छी रोज़गार की संभावना रहती है। खनन विभाग एक ऐसा विभाग है जो लाइसेंस जारी करता है और सरकार के कंट्रोल के अंदर प्राकृतिक जो संसाधन हैं, मिट्टी, क्ले, बजरी, जिप्सम, इनको कंट्रोल तरीके से, नियमित तरीके से, नियमों के अंदर रख करके खनन किया जाता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। निसंदेह देश के विकास के लिए हमें लोहा चाहिए, तांबा चाहिए, धातुएं तो चाहिए, परंतु हाँ, मानव के लालच ने अंधाधुंध खुदाई करके ज़मीनें ख़त्म कर दी है। जो ज़मीनें हमारे पूर्वज पिछले हज़ारों सालों से रोके हुए थे, उससे खेती होती थी। हज़ारों पीढ़ियों ने तो उससे पेट भरा है और आने वाली पीढ़ियाँ भी भरती, लेकिन हमारे लालच ने उन ज़मीनों को विशाल गड्ढों में बदल दिया है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ें विज्ञान की, आपको कुछ कमियां भी पता लगेगी। विज्ञान के आविष्कार शुरू में हमें वरदान लगते हैं, पर आगे जाकर के वो अभिशाप बन जाते हैं। आप गाड़ियों को देख लीजिए। पहले हम लोग ऊँट गाड़ों पर, बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर ही यात्रा करते थे। कोई प्रदूषण नहीं था। हाँ, समय ज़रूर लगता था, पर दुर्घटनाएं नहीं होती थी या ना के बराबर होती थी। गाड़ियों का आविष्कार होने पे वरदान लगा। अरे वाह, जिस दूरी को तय करने में पूरा दिन लगता था, अब उसको 1 घंटे में पार कर लेंगे, मज़ा आ गया। लेकिन अब आप देखिए हालात क्या है, दुर्घटनाएं रोज़ हो रही हैं। तो विज्ञान आपके लिए वरदान तभी तक है जब तक आप उसका कंट्रोल्ड, लोगों के समाज हित में, भले में उपयोग करते हो। जब लालच से उसका उपयोग होता है तो फिर वो घातक हो जाता है। चलिए, समय गवाए बिना पाठ शुरू करता हूँ मैं। धातु और अधातु, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। हमारा आज का टॉपिक है धातुओं का शुद्धिकरण या परिष्करण। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए गोली की तरह रखा है, दाग रहा हूँ। खनिज व अयस्क क्या होते हैं? खनिज और अयस्क क्या होते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ हैं और मिली जुली भी है। आओ समझते हैं। खनिज का मतलब होता है खनन करके निकाली गई वस्तु। ज़मीन खोद करके आप जो भी निकालते हो वो सभी खनिज है। जैसे कि ज़मीन खोदने पर बजरी निकलती है, जिप्सम निकलता है, मिट्टी निकलती है, ये सभी के सभी खनिज हैं। अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग चीज़ों के लिए अच्छी मानी जाती है। जैसे कि अगर आप राजस्थान के झुंझुनू में खुदाई करोगे, खेतड़ी के आसपास, तो वहाँ की मिट्टी आपको हरे रंग की मिलेगी और वहाँ पर आपको तांबा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उस जगह का नाम है खेतड़ी कोपर। उस मिट्टी जहाँ पर तांबा ज़्यादा मिलता है उसका नाम है मेलाकाइट और वह तांबे का अयस्क है। समझ में आ रहा है? खनिज तो क्या पता, थोड़ा बहुत सब जगह तांबा मिल जाएगा, लेकिन मेलाकाइट जहाँ मिलेगा वो मिट्टी बेस्ट है। अगर आप बीकानेर ज़िले के कोलायत, खाजूवाड़ा, पुगल आदि इलाकों में खुदाई करते हो तो आपको सफ़ेद मिट्टी मिलेगी, जिसे जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। थोड़ा बहुत कैल्शियम सब मिट्टी में होता है, लेकिन जो बेस्ट कैल्शियम है, जिस मिट्टी में अधिकता ज़्यादा है कैल्शियम की, उसे ही अयस्क कहते हैं।
और अयस्क ही फायदेमंद होता है क्योंकि उसको साफ़ करना आसान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको खनिज और अयस्क की परिभाषाएं बता दी हैं। ज़मीन खोद के निकाली गई हर वस्तु खनिज है, लेकिन उन खनिजों के अंदर जो किसी धातु की अधिकता लिए हुए खनिज है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, सिनाबार मरकरी पारे का अयस्क है, मेलाकाइट तांबे का अयस्क है, कैलामाइन जस्ते का अयस्क है और जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। ये मोटा मोटी 5-7 नाम याद रख लीजिए, परीक्षाओं में 1-2 नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आइए इनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं। ज़मीन खोद के तो हमने निकाल लिया, तो चार्ट का मैं दूसरा हिस्सा देखता हूँ। देखिए जो खनिज है, हम उन खनिजों में अयस्क ढूंढते हैं। अब ये अयस्क 3 तरह के हो सकते हैं, क्योंकि धातुओं के अयस्क है तो धातुओं की सारणी आपको याद होगी। प्रबल बहुत ज़्यादा एक्टिव धातुएं वो थी हमारी अति क्रियाशील धातुएं, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। मध्यम क्रियाशील धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आदि आदि। और अल्प क्रियाशील धातु जैसे कि सोना चांदी प्लेटिनम इत्यादि। तीनों ही प्रकार की धातुओं को शुद्ध करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जो अति क्रियाशील धातुएं होती है उनको साफ करने के लिए वैद्युत अपघटन विधि काम में ली जाती है। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्धिकरण कैसे होता है, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें इस विधि से कॉपर का शुद्धिकरण करना है। आप इनका भी कर सकते हैं, आप कॉपर का भी कर सकते हैं। आपके सिलेबस में कॉपर का शुद्धिकरण है, इसलिए मैंने उसी के डायग्राम बनाए हैं। देखिए, कॉपर की हमने 2 रोड ली है। जो अशुद्ध कॉपर वाली छड़ है, अशुद्ध कॉपर वाली छड़ है, उसको हम लोग एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर वाली छड़ को हम कैथोड बनाएंगे। ध्यान दें, शुद्ध कॉपर की छड़ बहुत पतली रखेंगे क्योंकि अशुद्ध वाली तो अभी तक मोटी है। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबो करके जब आप इसमें बहुत उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो तुरंत प्रभाव से करंट शुरू हो जाएगा और कॉपर जो है, जो Cu2+ कॉपर का धनायन बनेगा और सल्फेट ऋणायन बनेगा। तो जितना भी कॉपर का धनायन है वह दौड़ करके कैथोड की तरफ जाएगा। इसका सारा कॉपर सल्फेट में घुलने लग जाएगा और यहाँ जमा होने लग जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये कैथोड जो पहले पतला डंडा था वो मोटा होता जाएगा और ये जो पहले मोटा डंडा था अब वो पतला होता जाएगा। देखते देखते ये समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जितनी भी अशुद्धियाँ उसके अंदर थी या सल्फर वाली अशुद्धियाँ थी वो सारी की सारी इधर जमा होगी और वो नीचे गिर जाएंगी। इस अशुद्धि को कहा जाता है एनोड पंख। क्या कहा जाता है? एनोड पंख। कुछ किताबों में इसका नाम गैंग भी है, तो मुझे याद आता है गुंडों की गैंग होती है, यानी कि ये सारी गंदगी है और ये अशुद्धि है और अशुद्धि को हटाने के लिए हमें ये परिक्रम करना था और देखते देखते ये छड़ मोटी हो गई और ये शुद्ध प्राप्त हो गई है। ये विद्युत अपघटन विधि है बच्चों। अब मध्यम क्रियाशील बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और कम सक्रिय भी नहीं है, मध्यम सक्रिय है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ अयस्कों में तो कार्बोनेट की अशुद्धि जुड़ी रहती है और कुछ अयस्कों में सल्फर सल्फाइड की अशुद्धि जुड़ी रहती है। जो कार्बोनेट होता है उसको तो निस्तापन विधि से गर्म करते हैं। निस्तापन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रखते हैं या नहीं रखते हैं। जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इसको गर्म किया जाए तो उसको कहते हैं निस्तापन। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जब कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्सीजन की कम मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहते हैं, और जब सल्फेट अयस्कों को ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है तो उसको भर्जन कहते हैं। ठीक है, देखो अब निस्तापन और भर्जन दोनों के अंदर अंतर इतना ही है, एक में ऑक्सीजन नहीं है, एक में ऑक्सीजन होती है, और दोनों के उत्पाद जो है ना वो होता है धातुओं के ऑक्साइड। मतलब यहाँ से CO2 निकल जाएगी, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्साइड बन जाएंगे। इन ऑक्साइडों का अपचयन करवा लिया जाता है, यानी ऑक्सीजन अलग कर ली जाती है तो पीछे धातु शुद्ध बच जाएगी। आओ इसका 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे ये है सिनाबार HGS। अब सल्फर की अशुद्धि है तो हमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करना है। ऑक्सीजन लिखी हुई यहाँ पे, जब इनके साथ गर्म करेंगे तो हमारा SO2 निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा, ये मरकरी का ऑक्साइड बन गया है। इस मरकरी के ऑक्साइड को जब और गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, बन जाएगा Hg। हमने यहाँ पर इसका अपचयन करवाया है। अपचयन का मतलब होता है
किसी भी रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक से ऑक्सीजन निकाल लेना। तो ये सीनाबार का शुद्धिकरण का समीकरण है। एक और ले लेते हैं। जैसे ये कॉपर का एक अयस्क है जिसमें सल्फर की अशुद्धि है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको गर्म किया है तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपर का ऑक्साइड बना है और SO2 निकल गया है। क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी इसलिए इसका नाम है भर्जन। अब होता क्या है, हम इनको गर्म करेंगे। अब ये कह रहा है कि भाई ये और ये अभी तक तो दोनों ही विलयन के अंदर है, ये दोनों ही आपस में जुड़ करके ये SO2 निकल जाए और ये कॉपर बच जाता है। तो इसका मतलब हाँ, ये भी एक प्रकार से पहले भर्जन है और फिर ये अपचयन है क्योंकि ऑक्सीजन निकला इसमें से। अंतिम एक समीकरण देख लेते हैं जिसके अंदर कार्बोनेट अयस्क है, यानी बिना ऑक्सीजन के गर्म करना है। जिंक कार्बोनेट है, हमने इसको सीधा गर्म किया है, ध्यान दें ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं जोड़ा है। सीधा गर्म करने पर CO2 की अशुद्धि निकल गई है और जिंक ऑक्साइड बच गया है। जब इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन कोक के साथ में गर्म करते हैं तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और ये जिंक बन जाता है। और ये जिंक जो है इसके अंदर पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जिंक का अपचयन हुआ है।